बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रेस मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आज किसान प्रेस मंच का कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के वाराणसी और इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के चिरेगांव खरगीपुर में है और तमाम किसान हमारे साथ हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ तमाम विशेषज्ञ भी कल्लीपुर कृषि चिरेगांव। और हमारे साथ इस मंच पर तमाम किसान भाई बहन भी हैं, तो जोरदार तालियों से अपना भी स्वागत कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से ये मंच हमेशा किसानों के बीच पहुंचकर किसानों से सवाल पूछता है और अगर किसान सही जवाब देते हैं तो हमारे विशेषज्ञ उन्हें किसान कब से नवाजते हैं, बायो फर्टिलाइजर से नवाजते हैं और इसीलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा सब्जेक्ट है एफपीओ। एफपीओ पर हम सवाल पूछेंगे जिसके जवाब हमारे किसान देंगे। तो किसानों से शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल हम ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि एफपीओ क्या है, यह आपको बताना है, तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि एफपीओ क्या है। हाथ उठने लगे हैं और आगे से ही हम शुरुआत कर लेते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि एफपीओ आखिर क्या है। तो जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लल्लू प्रसाद वर्मा है। एफपीओ है हम लोगों का, किसानों का ये संगठन है। इससे हम लोगों को बहुत फायदा है और हम लोग जुट कर एक इथुआ बनाए हैं। इससे सब कुछ मिलकर हम लोगों को काम करने में सबसे बड़ी सुविधा है और हमको सरकार भी जितना हम देते हैं उससे ज़्यादा सरकार देती है, इसलिए हमको बहुत ही इथुआ है, इसलिए हमको एफपीओ की ज़रूरत है। ठीक है, एफपीओ की जरूरत है और वो जरूरत ये महसूस कर रहे हैं जो लल्लू सिंह किसान आपको बता रहे थे। और भी किसानों ने हाथ उठाए थे, जल्दी से वो खड़े हो सकते हैं और देखिए हाथ आगे से ही उठा है तो उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जयशंकर प्रसाद। जी जयशंकर जी, बताइए। हमारा एफपीओ जो है वो बहुत सुंदर चल रहा है। जो प्रधानमंत्री के अथवा से 10,000 एफपीओ चला है, इसमें खरगीपुर हमने एफपीओ चला रहे हैं, वो बहुत सुंदर चल रहा है। चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं। और भी हाथ उठे थे, तो जो हाथ उठा था वो खड़े हो सकते हैं और बता सकते हैं। आपने हाथ उठाया था, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? पलकधारी यादव। जी पलकधारी जी, बताइए। ये हम लोगों के किसानों का जो संगठन है कृषि के क्षेत्र में, जिसको सरकार ने मान्यता दी है समूह के रूप में, ये बृहद कार्यक्रम हम लोग किसानों का 500 लोगों का ग्रुप है, उसमें हम सभी लोग सम्मिलित हैं। इसका हम लोगों को फायदा भी मिल रहा है। यही हम लोगों का संगठन है। बैठिए पलकधारी जी। तो और भी लोग हैं जो बता सकते हैं और हाथ यहाँ से भी उठा था तो इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? खेजीलाल जी। खेजीलाल? खेजीलाल। खेदीलाल। चलिए खेदीलाल जी, बताइए। सभी लोग किसान मिल के जो भी खेती करना चाहते हैं एक प्रकार का करेंगे और उत्पादक समूह करके वो देंगे कंपनी को। अच्छा ठीक है, बताने की कोशिश आप कर रहे हैं। और भी किसान हैं जो देखिए बड़े तंदुरुस्त किसान हैं जो नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नागेंद्र प्रताप सिंह, जी नागेंद्र चिरेगांव जी। और एफपीओ जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, किसान उत्पादक संगठन जो हमने बनाया है, एक कंपनी है। एक कंपनी के एक में सभी जो हमारे किसान हैं, इसमें हमारी अनिवार्यता जैसे 301 थी, हमने उसको फॉलो कर लिया है। हमारे साथ इस समय 750 किसान हैं और उस किसानों का जो बीज या हम वितरण से लेके उनके प्रोडक्ट को खरीदना, मार्केट में बेचना, एक हम इसको फाउंडेशन बनाए हैं अपना। ठीक है, उसका लाभ आप लोगों को पहुंच रहा है। हाँ, ठीक है, बैठे। सभी किसान भाई जिसमें हमारे शेयर होल्डर हैं, उनको हम अपना बेनिफिट या डिविडेंड साल का साल उनको रिटर्न कर रहे हैं। हमको 3 साल कवर होने जा रहा है।
बैठे नागेंद्र सिंह। तो देखिए, तमाम किसानों ने बताया कि एफपीओ क्या है और उनको क्या फायदा इससे हो रहा है, लेकिन कितना फायदा हो रहा है ये बेहतर तरीके से वो समझा पाए हैं। तो किसको समझा पाए हैं? हमारे विशेषज्ञों को। तो विशेषज्ञों के पास हम चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या सही जवाब हमारे किसानों ने दिया है, और दिया है तो किसने दिया है, किसको किसान कब से नवाजा जाए। साथ ही एफपीओ क्या है ये हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से हमारे विशेषज्ञ बताएं। पहले तो पुरस्कार की घोषणा मैं करना चाहूँगा। यहाँ पे जो सबसे सटीक जवाब है, हालांकि सभी किसान भाइयों ने प्रयास किया और लगभग सारे लोगों ने बताने का प्रयास किया और अच्छा बताया, लेकिन जो नागेंद्र जी का जो जवाब था वो ज़्यादा सटीक था, ज़्यादा विस्तृत तरीके से उन्होंने बताया। तो मैं सबसे पहले उन्हें बुलाना चाहूँगा कि उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाए, उसके बाद इस पर हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए नागेंद्र जी, जोरदार तालियां नागेंद्र जी के लिए बजा दीजिए। नागेंद्र जी ने यहाँ किसान कप और बायो फर्टिलाइजर अपने नाम कर लिया है, इसलिए उन्हें इन दोनों चीजों से नवाजा जाता है। इधर आप आ जाइए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बने। और भी लोग बन सकते हैं अगर वो चाहें और वो जाने और समझे तो। लेकिन मैं विशेषज्ञों से पहले कहूंगा एफपीओ क्या है वो बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों बहनों को समझाइए। देखिए, बड़ा ही आज के समय का बड़ा ही ये ट्रेंडिंग विषय है और लगभग जो है जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको सरकार इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रही है। जैसा कि हमारे एंकर महोदय ने पूछा एफपीओ है क्या, तो एफपीओ को जानने के लिए मैं थोड़ा सा इसके जो है बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, तो इससे हमारे किसान भाई और भली भांति इसको समझ पाएंगे। अगर अपने खेती को देखा जाए तो हमारी कुछ पुरानी समस्याएं जो है वो आज के समय में भी बरकरार है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो उत्पादन होने के बाद जो बाज़ार की समस्या है वो बहुत पहले से है और आज भी है। उसके अलावा कुछ और समस्याएं जो समय के साथ साथ जो है जुड़ती चली गई, जैसे कृषि जोत का छोटा होना। हमारे किसान भाइयों का आज की डेट में मैं बताऊं, एक डीएफआई की रिपोर्ट है 2016 की, उसके अनुसार मैं बताऊं तो लगभग 86% किसान हमारा सीमांत और छोटा किसान है। तो ऐसी स्थिति में किसान का संगठित करने के लिए जो है, किसान को संगठित और ये बाजार जैसी समस्याएं हैं, इन कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने जो है ये एफपीओ का कॉन्सेप्ट लाया। सबसे पहले जो है भारत सरकार ने इस पे चिंता व्यक्त करते हुए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर YK अलग जी थे और वर्ष 2000 में उन्होंने जो अपनी जो रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी, उसमें ये था कि किसानों को जो है संगठित करके एक मंच पर लाया जाए और उनको एक कोऑपरेटिव के रूप में जो है डेवलप किया जाए, जिससे वो एक साथ मिलकर खेती बाड़ी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। उसके बाद वर्ष 2006 में जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में DPIP का एक कार्यक्रम था, तो उसमें मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य जो है जगहों पे पायलट टेस्टिंग के रूप में इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया। और इसको मैं बताऊं कि एक कंपनी अधिनियम जो 1952 है, उसके भाग 9A में जो है ये कंपनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो प्रावधान है उसको जोड़ा गया। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जितनी देश में कंपनियां हैं उसको चलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है वो रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करती है। उसी तरीके से MCA ने जो है वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी एक कानूनी मान्यता दिया और इस कानूनी मान्यता के कारण जो है हमारा किसान न केवल एक संगठन में जुड़ता है, बल्कि जो अपने संगठन के साथ, अपने किसान उत्पादक कंपनी के साथ जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है MCA के पोर्टल पे, जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो विधिवत वो जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाता है। तो ऐसी दशा में उस किसान को बिजनेस करने के जितने भी रास्ते हैं वो सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन के बाद किसान को पैन नंबर, टैन नंबर, टिन नंबर, GST नंबर, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बाजार करने के लिए जो उसके पहले उसके रास्ते में आते थे, उसके आड़े आते थे, तो ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं जो है वो दूर हो जाती है FPO में आने के बाद। तो इसमें जो है बिल्कुल भी किसान को एकजुट करके एक मंच पे ला करके एक संगठन खड़ा करके और इस तरह की जो है व्यवस्था सरकार ने बनाई। और चूंकि किसान जब इसमें जुड़ता है तो हर किसान इसका शेयर होल्डर होता है, अंशधारक होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक चिरई गांव ब्लॉक है और उसमें एक FPO बना है, तो निश्चित रूप से यहाँ 7-8 गाँव को जो है मिला के एक FPO खड़ा हुआ होगा और हर गांव में जो है 1-1 या 2-2 ग्रुप बने होंगे किसानों के और हर ग्रुप से जो है 1-1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन किया गया होगा। मैं आपको बताऊं कि देश में जो है मुख्य रूप से 3 संस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में देश में काम करती हैं। ये पहला है नाबार्ड, आप सभी लोग जानते होंगे, उसके बाद SFAC और फिर NCDC।
तो SFAC और नाबार्ड जो है वो कंपनी एक्ट के तहत FPO का रजिस्ट्रेशन कराती है, और NCDC जो है वो कोऑपरेटिव एक्ट के तहत FPOज का रजिस्ट्रेशन कराती है। उसके अलावा सोसाइटी एक्ट के तहत भी FPOज का रजिस्ट्रेशन अपने देश में होता है। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद सभी कानूनी मान्यताएं मिल जाती हैं। साथ ही साथ किसान अंशधारक होता है। जैसे मैं उदाहरण दूं तो अगर इस गांव में या फिर आपके FPO में अगर 600 किसान है और हर किसान ने जो है 2-2 हज़ार रुपये की शेयर राशि दी हुई है, तो मैचिंग ग्रांट के रूप में सरकार भी FPO को सपोर्ट करने के लिए, अगर आपके पास टोटल जो है शेयर कैपिटल जो है आपके पास अगर 6 लाख रुपए का है, तो सरकार भी 6 लाख रुपए मैचिंग ग्रांट के रूप में देती है FPO को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए। और उसका मकसद ये होता है कि आप एक CEO हायर कर लीजिए, एक CA रख लीजिए, और अपनी जो किसान उत्पादक कंपनी की गतिविधियां हैं उसको बिजनेस मोड में आप लेके आगे बढ़िए। तो ये है हमारा मोटा मोटी जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, आपको बताया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो आपको बता रहे थे हमारे विशेषज्ञ, जो लगातार आपको समझा रहे थे कि कैसे आप इससे आमदनी कर सकते हैं, कैसे आप इससे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आपके जीवन में इससे परिवर्तन आ सकता है। और इसी को जानने के लिए हम एक और सवाल आपके सामने रखते हैं और आपकी जानकारी को परखते हैं कि कितनी जानकारी आपको FPO को लेकर है, क्योंकि सभी लोग जो यहां मौजूद हैं मंच पर वो FPO से जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि और कितनी जानकारी है उनके पास। तो FPO में बीज उत्पादन की विधि क्या है, ये आपको बताना है। FPO में बीज उत्पादन की विधि क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ खड़ा कर लीजिए। FPO में बीज उत्पादन की विधि आपको समझानी है। हाथ आगे से ही उठ रहा है और पीछे से भी उठ रहा है, लेकिन पीछे वो लोग उठा रहे थे जिन्हें पहले ही किसान कप से नवाजा जा चुका है, लेकिन और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं। और शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। आइए, नाम बताइए। लल्लू प्रसाद वर्मा जी। लल्लू प्रसाद जी, बताइए। जी हाँ, ये साहब जो बीज उत्पादन होता है, इसलिए हम लोग ज़मीन सोचते हैं और बीज को सोचकर उसे अथवा करते हैं। और जो छोट बड़ा होता है तो उसको हमने अलग अलग छांट कर बीज को चयन किया जाता है। इस तरह से हम लोग बीज बनाते हैं। चलिए बैठे। लल्लू प्रसाद वर्मा जो बता रहे थे कि वो कैसे बीज उत्पादन की विधि को समझाते हैं, ये वो समझा रहे थे। और भी हाथ उठे थे और हाथ यहाँ से उठा था, तो इसलिए आप भी आ जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? जी, मैं विजय बहादुर सिंह, जयरामपुर। जी विजय पाल जी, बताइए। बीज जो है उसको शोधने के लिए अगर दूसरा बीज बोया जाता है उससे कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। उस खेत को शोध करके बीज तब उसमें उगाना चाहिए। ठीक है, विजयपाल जी कोशिश कर रहे हैं। अब विजयपाल जी की कोशिश कितने विजय में बदल पाती है, ये तो भविष्य पर तय होगा और विशेषज्ञों पर तय करेंगे। लेकिन यहाँ और भी किसान हैं जो बता सकते हैं। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? खेदीलाल। हाँ खेदीलाल जी, बताइए। आप बताइए। बीज उत्पादन के लिए एक भूमि का चयन किया जाता है, फिर बीज को शोधित किया जाता है, और फिर बीज को बोने के बाद उसमें देखा जाता है दूसरा बीज तो नहीं है, और खेत से थोड़ा दूरी करके बीज को उत्पादक करके दिया जाता है। ठीक है, बैठिए खेदीलाल जी। आपने खेद किया बताने का, और भी लोग हैं। तो देखिए, एक और सज्जन हैं जो यहाँ किसान हैं, वो बताना चाह रहे हैं FPO में बीज उत्पादन की विधि। जल्दी से बताइए, नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर जी, बताइए। खेत को पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद बीज को जो अंदर शोधन करके उसको फिर टाइम से बोया जाता है। यही विधि है सर। ठीक है, बहुत शॉर्ट में विधि बता दी आपने। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास और उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या है FPO में बीज उत्पादन की विधि। साथ ही उनसे ये भी समझ लेते हैं कि कौन है हमारे किसान कप का हकदार, कौन है बायो फर्टिलाइजर का हकदार। जल्दी से घोषणा भी आप लोग कर दीजिए। जैसा कि हमारे किसान भाई काफ़ी हद तक पहुँचे कि बीज उत्पादन कैसे किया जाए, लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं पहले बता दूं कि अगर बीज उत्पादन और अनाज उत्पादन दोनों अलग प्रक्रिया है। जैसे कि ज़्यादातर हमारे किसान भाई अनाज उत्पादन का कार्य करते हैं, लेकिन बीज उत्पादन की जब बात आती है तो पहले हमें या FPO से हैं या सिंगल हैं, लेकिन FPO के माध्यम से हैं तो सबको अलग अलग नहीं कराना पड़ेगा। FPO ही जाकर स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी में अपना जो है कि लाइसेंस ले लेता है। लाइसेंस लेने के बाद वो पर्ची कट जाती है उनकी, और वो अप्रूव हो जाता है कि आप बीज उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद की प्रक्रियाएं हैं कि जब आपके पास लाइसेंस हो जाए तो आप बीज उत्पादन का करें, तो उसकी ज़मीन का, जैसे आपने बताया कि ज़मीन का शोधन करें, देखें कि क्या है, फिर उसके बाद बीज का शोधन करें, और बीज लगाने के बाद 2
प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं साठ में, जैसे कि आइसोलेशन डिस्टेंस है, पृथक्करण दूरी की बात आपने की। पृथक्करण दूरी एक बहुत बीज उत्पादन का मुख्य भाग है, जैसे कि उसमें अनवांटेड सीड या दूसरा मतलब क्रॉसिंग, जो बीज की गुणवत्ता है, जेनेटिक प्योरिटी होती है। एक बीज में जो है कि फिजिकल प्योरिटी होती है, जेनेटिक प्योरिटी होती है। जेनेटिक प्योरिटी में उसका मतलब दूसरा कोई बीज उसमें न मिला हो, उसकी शुद्धता कितनी है, शुद्धता बरकरार रखने के लिए हम आइसोलेशन डिस्टेंस का करते हैं। जैसे गेहूं में बताया कि आपने 3 मीटर है, धान में हाइब्रिड के लिए 100 मीटर, उसमें हाइब्रिड का ही सीड प्रोडक्शन अगर करते हैं तो इस तरह से अन्य फसलों में है, जैसे गोभी का सब्जियों की बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा है, 1000 से 1000 मीटर तक होता है, 1600 मीटर होता है। तो इस तरह से अन्य फसलों का आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, तो उसका एक मानक रखना पड़ता है। और एजेंसी वाले आकर आपको चेक करेंगे कि अगर उसी फसल का बीज, मतलब एक फसल के 2 वैरायटी जो है कि लगी हुई हैं, जिनका अगर आइसोलेशन डिस्टेंस मैच नहीं करता है तो वो उसको फ्लॉप मान लिया जाता है कि आइसोलेशन डिस्टेंस नहीं, तो ज़रूर इसमें मिक्सिंग हो गई है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई गेहूं की वैरायटी SD 2967 लगाया है और कोई जो है कि PBW 333 लगाया है, अगर दोनों का आइसोलेशन डिस्टेंस नहीं है, माल उसमें मिक्सिंग हो गई तो उसकी प्योरिटी नहीं, तो एक बीज में वो नहीं माना जाएगा। तो उसकी जो प्रॉपर डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान देते हुए उसके बाद आता है अगला कि रॉगिंग करनी चाहिए। रॉगिंग का मतलब यह है कि आप अगर प्लाट में लगा हुआ जो गेहूं है या अन्य कोई फसल है जिसका भी आप बीज उत्पादन करते हैं, तो उसमें कई फिजिकल आपको देखना पड़ेगा कि उसके शुरुआती स्टेज में देखें कि अगर हमारा पौधा लगा हुआ है जो जिसकी वैरायटी एक डार्क ग्रीन कलर की है, उसमें कोई लाइट ग्रीन कलर का पौधा दिख रहा है, ना उससे हट के दिख रहा है, तो उसको उखाड़ के हम बाहर कर देंगे, उसमें बेझिझक कि हमारा बीज उत्पादन कम होगा, ये नहीं देखना है। क्योंकि हमारा मिक्सिंग जो है कि बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें गेहूं की तो 1:20 का 80 का रेशियो होता है। अगर एक बीज से हमें, अगर एक बीज गेहूं का अगर गेहूं के खेत में अलग आ गया तो उससे 80 बीज जो है कि उत्पन्न हो जाएंगे। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होते तो बीज की आपकी गुणवत्ता बरकरार नहीं रहती है। और इस तरह से हम करके जो है कि बीज उत्पादन कर लेते हैं। और FPO के लिए एक और फ़ायदा है कि आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना है और ट्रूथफुल लेवल सीड के नाम से आप उसको जो है कि मार्केट में बेच भी सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से आपको जो है लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब सभी किसानों का आंसर ठीक था, लेकिन छेदी जी ज़्यादा सटीक दिए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ किसान कप इनको दिया जाए। आइए छेदीलाल, आपको दिया जाता है किसान कप, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत शुक्रिया छेदीलाल, आपने दिया सही जवाब और इसलिए आपको दिया गया किसान कप। और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रश्न हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग देंगे, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप बनेंगे बायो फर्टिलाइजर और किसान कप के हकदार। इसलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और सवाल आपके सामने रखते हैं और आपसे पूछते हैं, FPO के माध्यम से सब्जियों की वैज्ञानिक खेती में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए। FPO के माध्यम से सब्जियों की वैज्ञानिक खेती में किन किन बातों का ध्यान आप लोग रखते हैं, वो जल्दी से बताइए। हाथ उठाइए बिना देरी किए। महिलाओं से भी मैं कहूंगा कि वो भी हाथ उठाएं और बताएं कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति, जो एक शख्स लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक किसान हमारे बीच, वो ये हैं और इनके पास हम आ जाते हैं। नाम बताइए। हाँ, लल्लू प्रसाद वर्मा जी। लल्लू प्रसाद जी बताइए। सबसे पहले तो जैविक खेती करना चाहिए। जैविक खेती में जैसे आप कीटनाशक नहीं छिड़काव करना है। इसके बाद जो जितना पैदा होगा ये FPO के मार्फत से, ये हमारा माल अगर उस संग से पैदा हुआ तो विदेश जा सकता है। इसीलिए हम जो बीज पैदा करेंगे सब्जी, ये वैज्ञानिक ढंग से और जैविक ढंग से करते हैं। ठीक है, तो देखिए वैज्ञानिक ढंग से और जैविक ढंग से कैसे खेती की जाती है ये लल्लू जी हमारे साथ बता रहे थे, लेकिन और भी कोई बता सकता है। देखिए एक और पुरुष है, इनसे जान लेते हैं। खड़े हो जाइए जरा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह जी। अनिल जी बताइए। आपने सब्जी की खेती की बात की तो सर्वप्रथम उसमें प्रजाति का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके पास प्रजाति के बाद हमारी खेत की तैयारी मायने रखती है, और संतुलित मात्रा में फर्टिलाइज़र और संतुलित मात्रा में जो भी दवाएं इस्तेमाल करनी है, और उसके साथ साथ
भारत सरकार का उस पर विशेष प्रोत्साहन है कि जैविक विधि से, क्योंकि हम लोग अब तक जो भी खा रहे हैं उसमें जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की मात्रा वो काफ़ी बढ़ चुकी है। और आप देख रहे होंगे कि जो हमारे प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं वो वापस भी आ जा रहे हैं, क्योंकि उनके मानक पे हम खरे नहीं उतर रहे हैं। तो इस वजह से हमारी जो खेती होनी चाहिए वो पूर्णतया वैरायटी तो अच्छी होनी ही चाहिए, साथ में वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को नॉर्म को भी फुलफिल करती हो, और हमारी जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है वो संतुलित मात्रा में प्रयोग करनी चाहिए। इतनी सारी जानकारी आपके पास छिपे बैठे क्यों हैं आखिर आप? चलिए बैठिए। तो और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं कि वैज्ञानिक खेती कैसे वो करते हैं, एफपीओ में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, और ये जानने के लिए हम इनके पास आए हैं क्योंकि ये भी हाथ उठा रहे थे। आइए इधर आ जाइए आप। नाम राजेश कुमार। हाँ राजेश जी बताइए। हाँ, हमारे हिसाब से जैविक खेती करना चाहिए, और जो हम लोगों का पैदावार हो अच्छा हो, मतलब ये यूरिया का ज़्यादा मात्रा नुकसानदेह ना हो, ऐसी खेती करना चाहिए। बड़े सोच समझ कर आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। जैविक खेती का प्रयोग करना चाहिए। चलिए, और भी कोई बताना चाहता हो तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है, और किसान कब पा सकता है। और अगर नहीं बताना चाहता तो हम चलते हैं अपने विशेषज्ञों के पास और उन्हीं से जान लेते हैं कि किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए इस खेती के दौरान, और साथ ही किसको किसान कब से नवाजा जाए, कौन है बायो फर्टिलाइजर का हकदार। जी नमस्कार जयती जी, हमारे किसान भाइयों ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। और मैं आपको ये बता दूं कि चिरई गांव ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो सब्जियों के लिए जाना जाता है, और बनारस में सबसे अच्छी सब्जियों का उत्पादन यहाँ पे होता है। ये हमारे किसान भाई हैं, ये टेक्निकली सब एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये कहीं किसी मंच पे उतने अच्छे से खुल के बोल नहीं पाते हैं। और मैं बता दूं, इनकी जो सेम है वो सबसे पहले मार्केट में आती है, और पूरे बनारस में, उत्तर प्रदेश के हर ज़िलों में इन्हीं की सेम सबसे पहले आपकी थाली में, आपकी सब्जियों की थाली में मिलती है। जहाँ तक रही बात वैज्ञानिक विधि से सब्जियों की खेती करने के लिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। बाकी ये तो हमसे भी बहुत ज़्यादा जानकार हैं, टेक्निकली बहुत साउंड हमारे किसान हैं। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जब हम सब्जियों की खेती के बारे में बात करते हैं तो सब्जियों का जो बीज हम लेते हैं, जिस भी मार्केट से, जिस भी क्या कहते हैं दुकानदार से लेते हैं, वो चाहे हाइब्रिड हो चाहे कोई प्रजाति हो, वहाँ से आप एक पक्का बिल ज़रूर ले लें कि आपको उचित प्रजाति दे रहा है। नहीं तो कभी क्या होता है, लोकल हाइब्रिड्स या लोकल वैरायटीज़ को वो देता है और किसान को उत्पादन में कहीं ना कहीं मार खाना पड़ता है। ये हो गया। दूसरी बात, जब आप उसको अपने घर पे ले आएँ तो बीज शोधन जरूर कर लें। बीज शोधन करने के बाद, क्योंकि आमतौर पे बहुत सी सब्जियां जो नर्सरी उसकी तैयार की जाती है, नर्सरी तैयार करने के बाद हम उसका स्थानांतरण अपने खेतों में करते हैं। तो नर्सरी बनाने की विधि आप सबसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि आपको पता है सब्जियों के बीज बड़े महंगे होते हैं, लाख से 1.5 लाख रुपए किलो इसके हाइब्रिड के बीज तक आते हैं। और हमें नर्सरियों को तैयार करने से पहले आपको ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए कि जो थोड़ा छाए में हो, जहाँ पे पानी कम लगता हो या पानी की निकासी अच्छे से हो जाती हो। ऐसे स्थान पर हम नर्सरियों का चयन करते हैं। और नर्सरी की चयन करने के लिए जो नर्सरी का बेड हम बनाते हैं, उस बेड की लंबाई आप 3 मीटर रख सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। कम से कम आप मान के चलिए 1 मीटर या 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई रख सकते हैं, और 15 से 20 सेंटीमीटर ज़मीन से उसकी ऊंचाई आप रख लीजिए। ऐसा रखने से उस पर आपके पानी नहीं लगता है, खेतों में पानी नहीं नर्सरी में आपका पानी नहीं लगेगा। नहीं तो इसमें आपको पता है कि गलन वाला रोग बहुत जल्दी आता है, अर्धगलन जिसको बोलते हैं, डैम्पिंग ऑफ हम लोग, वो बहुत जल्दी आ जाता है। उससे बचने के लिए हम ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं। उसके बाद आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। और ये भी जान ले, जब नर्सरी हमारी 25 से 26 दिन की होती है, वो सबसे परिपक्व अवस्था नर्सरी की वही होती है। उसी के बाद हम अपनी नर्सरी को ले जाके मेन खेत में, जो हम खेत आप पहले से बना के तैयार करके रखे होते हैं, उसमें रोपित करना होता है। 25 से 26 दिन की आपकी जब नर्सरी हो जाए, तब उसको ले जाके हम उसको क्या कहते हैं अपने खेतों में रोपित करते हैं। ये एक वैज्ञानिक विधि मापक है, जो एक स्टार्टिंग के चीज़ों को लेके हम अपनी सब्जियों की खेती करना चाहते हैं। हमारे ये जो किसान है, ये बड़े प्रोग्रेसिव किसान है। ये साल भर सारी सब्जियों का उपयोग क्या कहते हैं प्रोडक्शन लेते रहते हैं। जैसे गर्मियों में गोभी की भी खेती करते हैं, ठंडियों में कद्दू वर्गीय फसलों की भी खुद खेती कर लेते हैं। तो गोभी का तो हाइब्रिड बीज आपको मिल जाता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करने के लिए आप लो टनल का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके पौधों की हाइट बहुत अच्छी और बहुत जल्दी से ग्रोथ में आ जाती है। इसी तरीके से आप पॉली हाउस, नेट हाउस और भी तरीके की क्या कहते हैं वैज्ञानिक विधियां हैं। तो कई सारी विधियां आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ, लेकिन मैं कहूंगा विशेषज्ञों से जल्दी से घोषणा कर दीजिए किसको देना है, किसान कब, कौन है
बायो फर्टिलाइजर का हकदार। मैं अनिल जी को क्या कहते हैं इस आपके कप से और बायो फर्टिलाइजर से सम्मानित करना चाहूँगा। आइए अनिल जी, जोरदार तालियां अनिल जी के लिए एक बार फिर से बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब। हालांकि जवाब देने से कतरा रहे थे, लेकिन फिर भी मंच पर पूछा गया सवाल का जवाब देने में कामयाब रहे हैं और इसलिए किसान कप से इनको नवाजा जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां फिर से। शुक्रिया, बहुत सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप से आपको नवाजा गया है। आगे भी हम और किसानों को किसान कप से और बायो फर्टिलाइजर से नवाजेंगे, लेकिन प्रश्न पूछने के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और जो सिलसिला यहां जारी है प्रश्न उत्तर का, वो आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं एफपीओ से जुड़ा हुआ। एफपीओ से जुड़े हुए प्रश्न लगातार हम आपसे पूछ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं आप हमारे किसान भाई बहन जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। साथ ही हमारे विशेषज्ञ यह तय कर रहे हैं कि किसको किसान कप और बायो फर्टिलाइजर से नवाजा जाए और उनको नवाजा जा रहा है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल हम आपसे ले लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं। एफपीओ से संबंधित सरकार की योजनाओं के बारे में आपको बताना है, तो जल्दी से हाथ उठाइए और सरकार की योजनाओं के बारे में बताइए। वो लोग जो नहीं बता पाए हैं अब तक वो भी प्रयास करें ताकि वो भी बता पाएं। और आगे कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे भी कहूंगा वो भी बताएं कि क्या योजनाएं हैं जिससे लाभ हो रहा है, कौन से योजनाएं हैं जिससे आपको फायदा हो रहा है, एफपीओ की कौन सी योजनाएं हैं वो आपको बताना है। लगातार हम आपसे पूछ रहे हैं, हालांकि कोशिश देखिए यहीं से होती है और ये वो शख्स है, ये वो व्यक्ति है, ये वो किसान है जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इनकी कोशिश की काबिल तारीफ कोशिश है, इसलिए जोरदार तालियां इनके लिए एक बार बजा दीजिए। हमारा नाम लल्लू प्रसाद वर्मा जी है। जी लल्लू प्रसाद जी बताइए। हाँ, ये एफपीओ का ये जोरदार अथवा है साहब कि कोई धंधा करे, दुकान करे, कोई टेक्निकल खेती के लिए जो ट्रैक्टर हो या अथवा हो या राइस हो या दुकान हो, जो भी करना है वो सरकार के अथवा से ये मिल कर सकता है, इससे कोई अथवा नहीं है। और भी कोई हाथ उठा रहा था जो एक जेंटलमैन किसान नजर आ रहे थे। आइए, क्या नाम है आपका? शेखर जी। शेखर जी बताइए। नमस्कार, मैं शेखर। एफपीओ अपने आप में ही एक सरकारी योजना है और एफपीओ के अंतर्गत यदि हम सरकारी योजनाओं से अवगत कराना चाहें तो एफपीओ का मुख्य उद्देश्य जो है, देखिए हमारे किसान भाई आदि अनादिकाल से खेती करते हुए आ रहे हैं, यह कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन सरकार ने एक एफपीओ की योजना ले आई और एफपीओ की योजना के अंतर्गत इसमें किसान भाइयों का एक संगठन बना करके किसान भाइयों और बहनों को जोड़ा गया। और उसके बाद यदि इसमें हम सरकार के मुख्य उद्देश्य को केंद्रित करना चाहें तो इसमें मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि किसान भाई जो भी अपना उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए इनको एक उचित बाजार हमारे एफपीओ के माध्यम से मिल सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसान भाई जो किसानी कर रहे हैं, किसानी के साथ साथ अब वह व्यापारी वर्ग में आए, व्यवसाय कर सके, व्यवसायी बन सकें। इस तरह से कई योजनाएं हैं। साथ ही साथ जो उनका उत्पादन है वह एफपीओ के माध्यम से, जैसा कि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि एफपीओ के माध्यम से हम 2 से 3 साल के अंतर्गत अपने किसानों का जो आय है कम से कम हम उसको दुगना कर सके, साथ ही साथ उनकी लागत को कम कर सके, उत्पादन को बढ़ा सके और लाभ को भी बढ़ा सके।
यदि इस तरह से कुल मिलाकर के हम देखेंगे ठीक है। तो एक काम के जरिए 3 लाख प्राप्त हो रहे हैं। बहुत तो इस सारे तरह से फायदे, बहुत सी बिल्कुल एक तीर योजनाएं से हैं। कई निशाने हो रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। और भी यहाँ महिलाएं हैं, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ऋचा सिंह। हाँ ऋचा, बताइए एफपीओ की योजनाओं के बारे में बताइए, एफपीओ से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में जो भारत सरकार चला रही है। जी, सरकार का मुख्य उद्देश्य है किसानों की जो आय है उसको दुगनी करना। तो उसके लिए कुछ जो योजनाएं हैं उसमें सबसे पहले तो मशीनीकरण है हमारे सरकार के द्वारा। मशीनीकरण में जो ट्रैक्टर होता है 8 bhp से कम का, उस पर अनुदान है 35 से 40% का अनुदान हमें मिल जाता है। फिर जो 8 bhp से ऊपर का ट्रैक्टर है उस पर भी अनुदान है 35 से 40%, जिसमें महिलाओं को और अनुसूचित जाति के जो किसान हैं उन लोग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और फिर सर ने बात की थी उच्च क्वालिटी के बीज के बारे में, तो उच्च क्वालिटी के बीज भी सरकार हमें दे रही है इसका किसानी और खेती करने के लिए। और फिर मधुमक्खी पालन जैसे जो छोटे मोटे जो किसानों को और अपनी आय को एक तरीके से बढ़ाने के लिए और अलग अलग आयाम और अलग अलग एरिया क्षेत्र उनके लिए दिया जा रहा है, जिसमें कि मधुमक्खी पालन भी है। और किसान को अच्छे क्वालिटी के सीड जो मैंने कहा किसान मिलता है वहाँ से। और कुछ किसान जो अपना समूह बना के कुछ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के लिए अपना खेतों में अपना पानी रोकने के लिए, पानी बचाने के लिए अगर चाहते हैं तो उनको भी स्प्रिंकलर विधि से पर ड्रॉप मोर क्रॉप के भी सरकार जो है अनुदान प्रदान तो तमाम योजनाएं चला जा रही हैं, ये ऋचा सिंह बता रही हैं जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मंच पर। और अब हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और उन्हीं से जान लेते हैं किसने दिया है सही जवाब और क्या है इसका सही जवाब, क्योंकि यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इस मंच पर एडीओ एग्रीकल्चर जो बताएंगे आपको कि क्या है योजनाएं जिनसे हो सकता है आपको लाभ और किसको दिया जाए किसान कब, ये भी वो तय करें। किसान प्रश्न मंच पे आज सभी किसानों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन सबसे अच्छा जवाब ऋचा सिंह जी ने दिया। तो जोरदार तालियां ऋचा सिंह के लिए, क्योंकि उन्होंने दी है सही जवाब, इसलिए दिया जाता है इनको किसान कप और बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि सही जवाब देने वाली ये विजेता बनी है ऋचा सिंह। लीजिए, बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप की हकदार आप बनी है ऋचा सिंह। और हमारे साथ जो इस वक्त एडीओ एग्रीकल्चर हैं वो आपको बताएंगे कि भारत सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जिससे हमारे किसानों को लाभ हो रहा है, लाभ होना चाहिए, क्या जानकारी है उनके पास, चलते हैं उनके पास। एफपीओ से जुड़ के जो एफपीओ के हमारे सारे, चूँकि एफपीओ का इस समय किसान इंडिविजुअली खेती करता था तो उससे उतना लाभ नहीं हो पाता था, और जब तक समूह बना के जो है खेती कर रहा है तो उससे निश्चित है वो उसको बहुत सारा लाभ है। जैसे अगर एफपीओ के माध्यम से किसान सारे जुड़े हुए हैं और इंडिविजुअल खेती करते हैं तो मान लीजिए खेत में उनके 10 कुंटल 5 कुंटल सब्जी होती है, लेकिन अगर 100 लोग 200 लोग हो जाते हैं तो निश्चित है कि उनका जो है सामान इकट्ठा जाके मार्केट में बिकता है, उसका दाम बहुत बढ़िया मिलता है। तो उसी के लिए सरकार भी कई योजनाओं से इनको जो है दे रही है। जैसे फार्म मशीनरी बैंक 2 तरह की इनको मिलती है। एक तो इंस्टीट्यूट योजना के तहत मिलती है जिसमें 30 लाख का प्राविधान है, जिसमें एग्रीकल्चर फंड के तहत जो है इनको 27 लाख रुपए तक का लोन भी सरकार दे रही है। दूसरी 10 लाख की है और इसमें जो है ये इंस्टीट्यूट की योजना और ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। तो यंत्रीकरण में दूसरी योजना है कि यंत्रीकरण के थ्रू जो है बहुत सारी योजनाएं, ये जो है सिंचाई पाइप है और रोटावेटर है और ये जो है सीड ड्रिल मशीन है, चॉपर है, इस तरीके से सारी ले सकते हैं। और दूसरी जो है बीज खाद की दुकान का लाइसेंस भी इनको दिया जाता है ताकि जो है सभी लोग अच्छे बीज और फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है पा सकें, क्योंकि अभी मार्केट में जाते हैं लोग तो कभी कभी इनको जो है उतना अच्छा जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं मिल पाता है, तो ये खुद ही उसका दुकान का लाइसेंस को दिया जाता है और खोल सकते हैं। और बहुत सारी एक नमामि गंगे योजना हमारी चल रही है, उसके तहत एफपीओ में जो है और सारे जितने अगर मेंबर ये जोड़ लेते हैं जितने, क्योंकि क्या नाम है कई सारा 1122 क्लस्टर इस विकास ज़िले में चल रहा है, जिसमें लगभग 90 क्लस्टर अपने यहाँ चल रहा है। उससे अगर जुड़ते हैं एफपीओ से तो उसके थ्रू हम इनको जो है मैजिक, जिससे ट्रांसपोर्ट में आवागमन हो सके, जो कि सामान जो उत्पादन करेंगे, सब्जी हो, फल हो, और इस तरीके से जो भी उत्पादन करेंगे उसको मार्केट तक ये पहुंचा सकें, उसके लिए। उसके बाद थ्रेसिंग फ्लोर, चूँकि जो है बहुत सारी देखे होंगे सामने घास फूस होती है तो उसका थ्रेसिंग फ्लोर बना सकते हैं। और जो है फ्लोर मिल,
आटा मिल चक्की, ऑयल मिल, इस तरीके से बहुत सारी जो है योजनाओं से जो है सरकार इनको दे रही है एफपीओ को। तो देखिए एफपीओ की योजनाओं की जानकारी लगातार आपको दी जा रही है हमारे विशेषज्ञों की तरफ से, और एफपीओ से जुड़ी हर एक बारीकी आपको बताई जा रही है। और इसी से जुड़े हुए कुछ और सवाल हैं जो आपसे हम ले लेते हैं और हम आपसे पूछते हैं, और अगर सही जवाब आप देते हैं तो किसान कब से बायो फर्टिलाइजर से आपको नवाजा जाएगा। इसलिए बिना देरी किए हम आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं। तुड़ाई उपरांत सब्जियों के प्रबंधन में एफपीओ की क्या भूमिका है? तुड़ाई उपरांत सब्जियों के प्रबंधन में एफपीओ की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए तुड़ाई के उपरांत क्या भूमिका है सब्जियों के प्रबंधन में एफपीओ की, ये आपको बताना है। हाथ पीछे से उठ रहा है और इसलिए बिना देरी किए हम पीछे ही चलते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या है उनके पास जानकारी जो वो हमारे दर्शकों को देंगे और कैसे वो किसान कब पाएंगे ये भी हम समझते हैं। शुरुआत चलिए आगे से कर लेते हैं, क्योंकि लगातार एक शख्स चाहता है कि किसी तरह से किसान कप और बायो फर्टिलाइजर मिले, तो प्रयास वो कर रहे हैं, इसलिए उनके पास ही आ जाता है। हाँ, लल्लू प्रसाद वर्मा जी बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं जी? ग्राम पियरी से बोल रहे हैं। ग्राम पियरी से जी? तो हाँ। बताइए जी, क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले जो सब्जी की एथुआ होती है उसकी तोड़ाई जो है एक साइज़ की होनी चाहिए। दूसरी उसकी पैकिंग होनी चाहिए 1 से 2 से 5 किलो तक, कि हम उसे अच्छे मार्केट में पहुंचकर बेच सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि उसको ढंग से हम तोड़ें और पैदा करें कि जो हमारा सब बिक जाए। इसी तरह से सब्जी की खेती करते हैं और तुड़ाई भी करते हैं। देखिए इसी तरह से सब्जी की खेती करते हैं और इसी तरह से तुड़ाई भी करते हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन और भी कुछ शख्स हैं जो बताना चाह रहे हैं, जो किसान हैं और हमारे बीच हैं। जल्दी से आ जाइए, नाम बताइए। विजय बहादुर से। विजय बहादुर जी बताइए। सब्जी एक साइज की होनी चाहिए और हमारे जो है संगठन में होना चाहिए, जो एक ही जगह से सबका एक जाए साथ में। बाजार में जाने से भाग दौड़ बढ़ती है, अपने जो है संगठन में रहेगा तो एक ही साथ जाएगा, सबका कमती हो बढ़ती हो। ठीक है, तो देखिए विजयपाल बता रहे हैं कि किस तरह से तुड़ाई होनी चाहिए, किस तरह से एफपीओ में वो तुड़ाई करते हैं सब्जियों की। और भी एक शख्स जो यहाँ हैं, क्या नाम है? राजेश कुमार। हाँ राजेश बताइए। हाँ सर, सब्जियों की तोड़कर उसको एक साइज की छाट कर पैकिंग करके सफाई करके वो पैकिंग करके मतलब मार्केट में जाए। मार्केट में अगर नहीं बिक पा रहा है, नहीं रेट मिल रहा है, तो उसको कोल्ड स्टोरेज करके अपना हम लोग एफपीओ के माध्यम से बाहर विदेश भेज सकते हैं, अपना मतलब मूल रेट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए राजेश भी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और भी कोई किसान बताना चाहते हो सब्जियों की तुड़ाई के उपरांत किस तरह से एफपीओ का ध्यान रखना चाहिए? आइए जल्दी से आप भी बताइए। हमें सब्जियों का तुड़ाई समय से करना चाहिए और सम रूप से करना चाहिए, जैसे मतलब उसमें एक रंग का सब हो और उसका पैकिंग भी सही समय से हो, कड़ा न हो, न अधिक कच्चा फल हो। और उसके साथ यदि हमारा सब सही मूल्य न मिले तो उसको हम भंडारण कर लें कोल्ड स्टोरेज में और उसको सही समय पर फिर बाज़ार मिलने पर बेच लें। और यदि उसका कोई अच्छा जो है मुनाफा हमें मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो एफपीओ के माध्यम से हम सभी लोग मिल करके इकट्ठा जब रखे हुए हैं तो उसको सरकार को भी अपना जो है प्रयास करेंगे कि हम लोगों का सही मूल्य मिल सके। बिल्कुल सही मूल्य का प्रयास आप करेंगे। नाम क्या है आपका? पलकधारी यादव। पलकधारी यादव। पलकधारी यादव। देखिए पलकधारी यादव ने पलक झपकते ही भले ही जवाब न दिया हो, नाम पलकधारी यादव है। और चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, वो बताएंगे हमें कि किसको दिया जाए किसान कप और किसे दिया जाए बायो फर्टिलाइजर। साथ ही वो ये भी बताएं कि किन चीज़ों का रखना चाहिए ध्यान। तो सबसे पहले मैं अनाउंस कर देती हूँ कि किसको किसान कप और बायो फर्टिलाइज़र मिलना चाहिए। तो लल्लू राम वर्मा जी को मैं देना चाहूँगी। आपकी कोशिश काफ़ी सराहनीय है और मुझे लगता है आपको लगभग सारी क्वेश्चंस का आंसर आता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं छूट जा रहा था, तो अभी आप बिल्कुल हकदार हैं इसके। लल्लू प्रसाद वर्मा के लिए जोरदार तालियां। देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार होती ही नहीं है और इनकी कोशिश कामयाब हो चुकी है, इसलिए इन्हें बायो फर्टिलाइजर और किसान कप से नवाजा जाता है। देखिए हर बार प्रयास कर रहे थे लेकिन इस बार हुए हैं कामयाब। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया इस बार और आप बन गए किसान कप के हकदार। और चलते हैं विशेषज्ञों के पास और जानते हैं उनसे
कि क्या है उनके पास इसको लेकर बेहतर जानकारी। चलिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि तुड़ाई उपरांत जो प्रबंधन है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्रसंस्करण करना। तो उसके लिए जब तक हमारे पास सब्जी या फल कुछ अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी इस प्रोडक्ट की। तो जब आप सब्जियाँ तोड़ रहे हैं तो उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कब सब्जियाँ तोड़ रहे हैं। या तो आप सुबह तोड़िए या तो शाम को तोड़िए। बेसिकली अगर आप शाम को तोड़ते हैं या जब आपको मार्केट ले जाना हो इमीडिएटली उसी टाइम आप तोड़ते हैं तो बेहतर रहता है। साइज़ की बात आती है तो वो उसको ग्रेडिंग बोलते हैं। ग्रेडिंग में आप जितना आप ग्रेडिंग करेंगे, बड़े साइज़ या मीडियम साइज़, अच्छे साइज़ जो ख़राब नहीं हुआ हो, कोई कीड़े नहीं लगे हुए हैं, इस तरह की जो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होगा उसकी कॉस्ट आपको अच्छी मिलेगी। ज़रा सी भी क्वालिटी डाउन होती है साइज़ में, क्वालिटी में, तो उसकी प्राइस आपको कम मिलेगी। तीसरी बात ये आ जाती है कि जब आप उसको तोड़ते हैं ना, तो अगर आपके पास ऐसा टाइम है कि अगर आपने शाम को तोड़ा और सुबह तक ले जाने का टाइम है, इस बीच में भी उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है, तो उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन में या उससे धो के आप थोड़ी देर रख देते हैं तो उससे पैथोजेंस उसके या छोटे छोटे इन्फेक्शंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे वो थोड़े लंबे टाइम के लिए वो फ्रूट या वो वेजिटेबल फ्रेश रहती है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो भी हम सब्जियों की बात कर रहे हैं उसका प्रसंस्करण करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं उस सब्जी की कीमत को बढ़ा सकते हैं। आप जब भी कोई भी सब्जी लेते हैं या फल लेते हैं उनको प्रसंस्कृत करना बहुत ज़रूरी है। प्रसंस्करण से आपकी जो भी सब्जी या फल है उसका मूल्य आपको अच्छा मिलेगा। आपके पास टमाटर है, आप ऐसे ही मार्केट में ले जाएंगे, उसकी कीमत उतनी जो करंट रेट सब्जियों का चल रहा है वो मिल जाएगा। लेकिन जब आप उसका सॉस बना देते हैं या केचप बना देते हैं या कोई जो फ्रूट चल रहा है उसका जैम या जेली बना देते हैं या अचार बना देते हैं, तो उससे आपकी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब आप एफपीओ के माध्यम से जाते हैं तो एक आपका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, तो आपकी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक मोहर मिल चुकी है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। और तीसरा एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे, एपिडा के माध्यम से आपकी जो भी सब्जियाँ या फल आप निकालना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो एपिडा के माध्यम से जाते हैं। और एपिडा में कुछ क्राइटेरिया हैं कि आपका फल या सब्जी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कितनी देर पहले तुड़ा हुआ होना चाहिए, कोई उसमें कलर का भी रहता है कि कलर कितना होना चाहिए, या उसमें पेस्टिसाइड कितनी दिन पहले या कितने टाइम पहले पड़ा हुआ है। तो वो क्राइटेरिया को अगर फॉलो करेंगे तो एपिडा के माध्यम से भी आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छी रेट पे निकल जाएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है प्रसंस्करण को अगर आप अपनाते हैं तो ये आपको चीज़ों की कीमत बहुत अच्छी मिल जाती है। फलों और सब्जियों के अलावा एक चीज़ पे और फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल सहजन पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो सहजन के पत्तों का भी प्रसंस्करण आप कर सकते हैं। जो सर्दी की सब्जियां आ रही हैं उनको भी आप ड्राई सुखाकर उनका प्रसंस्करण कर सकते हैं और उनको अच्छी वैल्यू में ले सकते हैं। तो देखिए, बेहतर जानकारी आपको हमारी विशेषज्ञ दे रही थी और बता रही थी कि कैसे आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, कैसे आप खेती कर सकते हैं, कैसे सब्जियों को बो सकते हैं, कैसे उनकी कटाई कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ प्रश्न हैं जो प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, और उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। और प्रश्न ये है, एफपीओ में पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, ये आपको बताना है। एफपीओ में पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है? जल्दी से हाथ उठाइए, बिना देरी किए हाथ उठाइए और किसान का बायो फर्टिलाइजर पाइए, क्योंकि आपसे हम पूछ रहे हैं एफपीओ में पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, वो हम आपसे पूछ रहे हैं। और इसलिए देखिए, हम आपके पास आते हैं और आपसे जान लेते हैं, यहां से शुरुआत कर लेते हैं। आइए, खड़े हो जाइए, नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी, बताइए। और एफपीओ में रजिस्ट्रेशन होता है, आधार कार्ड, बैंक खाता, खतौनी और मोबाइल नंबर, और रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगता है, उसको दे करके रजिस्ट्रेशन किया जाता है। बैठिए। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है जयशंकर बता रहे थे आपको, और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। हाथ आपने उठाया था, आइए इधर आ जाइए आप। नमस्कार, मैं शेखर मनी तिवारी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हमें 10 किसान भाइयों का चयन करना होता है, जिसमें हमें उन्हें 2 भागों में बांटना पड़ता है, बीओडी और प्रमोटर। बीओडी मीन्स फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और उस बिहाफ पर उनका रजिस्ट्रेशन करके हमको एमसीए की वेबसाइट पर जाकर सीए के माध्यम से एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें हमें उन किसान भाइयों का पैन, आधार कार्ड, बैंक डिटेल और एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें लगती हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया शेखर जी आपका। तो आपने बताया, और भी कोई बताना चाहता हो तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, और अगर नहीं उठाना चाहता तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और उन्हीं से जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। साथ ही ये भी उनसे जान लेते हैं कि किसको किसान कब और बायो फर्टिलाइजर से नवाजा जाए। मुझे लगता है कि शेखर जी ने बड़ा ही स्पष्ट जवाब दिया है और बड़ा ही सटीक जवाब दिया है। तो सबसे पहले मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि वो सही मामले में जो है इस कप के हकदार है। आइए शेखर जी, जोरदार तालियां बजा दीजिए शेखर जी के लिए। बायो फर्टिलाइजर और किसान कप से उनको नवाजा जा रहा है क्योंकि उन्होंने दिया है सही जवाब। शुक्रिया, बहुत सही जवाब आपने दिया। और अब मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि वो हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को बताएं कि पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है और कैसे एफपीओ से लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल, जैसा कि ये प्रश्न था, शेखर जी ने अच्छा बताया और इसलिए वो इसके हकदार भी बने। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आज के समय में जो हमारा जो पंजीकरण का तरीका है और हमारे किसान कैसे करते हैं, उसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है, व्यवहारिक लेवल पर जो अंतर है, और कैसे वैज्ञानिक ढंग से जो है एफपीओ के पंजीकरण के लिए हमें जानना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा। जैसे होता क्या है कि हमारे किसान जो आसपास के एक ही गांव के किसान, कई बार हमने देखा है कि जो जान पहचान के लोग हैं 5 से 10 लोग मिलकर और किसी भी एफपीओ में जो है एफपीओ के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। और ये हो सकता है कि ऐसा करते हों क्योंकि उस एफपीओ में उनकी मोनोपाली रहे और जैसा चाहें वैसा करें। लेकिन इसके विपरीत मैं बताऊँ तो कि ये एक वैज्ञानिक तरीका बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले और जो हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जिस ब्लॉक में आपका एफपीओ पंजीकृत हो रहा है, तो आप ये पहले जो है हमारे किसानों का चयन, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमारे फार्मर्स मोबिलाइज कैसे होंगे। तो उसके लिए हर गांव में या तो एक समान खेती करने वाले किसानों का हम ग्रुप बना सकते हैं, जिसको हम लोग फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप भी कहते हैं। तो इसमें मान लीजिए अगर इस गांव में आप लोग गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं की खेती करने वाले किसानों का एक ग्रुप बना लिया। आस पास के किसी गांव में अगर टमाटर की खेती हो रही है, मिर्च की खेती हो रही है, तो वैसे किसानों का ग्रुप बना लिया। और इस तरह से करके अपने ब्लॉक में अगर आप 10 गाँव में भी अगर आपने 20-20 किसानों का ग्रुप बना लिया तो कुल मिला के जो है कुल किसानों की संख्या आपकी 200 हो जाती है। वही अगर आपने 15 गांव में जो है एक फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बना लिया 20-20 किसानों के, तो कुल किसानों की संख्या हो जाती है 300। तो अब ये 300 किसानों में से हमको जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चयन करने हैं या प्रमोटर्स के चयन करने हैं, तो हमको हर ग्रुप से जो है कम से कम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन करना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो एफपीओ की जो सक्रियता होगी वो पूरे विकास खंड में होगी और हर क्षेत्र के लोग जो है उससे जुड़े रहेंगे। अगर एक ही गांव के लोग जुड़ के ऐसा करते हैं तो उसी गांव तक वो एफपीओ जो है वो सीमित हो जाता है। इसमें एक विशेष बात का ध्यान ये रखेंगे कि कम से कम उसमें एक जो है वो महिला किसान हो और एक कम से कम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो वो किसी जो है वो अनुसूचित जाति से आता हो। तो अगर ऐसे पूरे आप अगर क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आगे जो भी योजनाएँ गवर्नमेंट की हैं उसमें आप जो है लाभान्वित हो जाएंगे। अब अगर आपने जो है 5 से, इसमें मैं बताऊं कि जो कंपनी अधिनियम से एफपीओ पंजीकृत होता है उसमें कुल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 5 मिनिमम होता है और 15 मैक्सिमम होता है। तो 5 से 15 के बीच में इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप ले सकते हैं। अब जो है ये जो 15 की संख्या होगी, आपने अगर 10 ले लिया, अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन कर सकते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों के आपको जो है सारे डिटेल, उसमें आपका आधार कार्ड आ गया, अगर उनका डीएल वगैरह है या फिर पासपोर्ट है तो वो आपको देना होगा। हर व्यक्ति के जो है हर व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो उसके बैंक से जो है लिंक्ड हो, और इस तरह से वो सारा डिटेल जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका सारा डिटेल जो है वो सीए के माध्यम से वो सीए लेके उसको जो है वो आरओसी फाइल करता है एमसीए की वेबसाइट पर। और इस तरह से जो है आपको जो है अपनी कंपनी के कम से कम 5 जो है वो प्रस्तावित नाम भी देना होता है जिस नाम से आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होना है। इसके बाद जो है प्रक्रिया ये है कि एक जो है प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट जनरेट होता है, आपका सीए जनरेट करता है। वो प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट पे सारे किसानों का डिटेल जाता है जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसान हैं। और वो सर्टिफिकेट जो है वो आपके ज़िले से या तो जिला कृषि अधिकारी या फिर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के यहाँ से प्रमाणित होता है। और इसका मतलब ये है कि आप सभी लोग जो है उस जनपद के, उस ब्लॉक के किसान हैं। तो फिर जो है प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट लेके सीए जो है वो सीए जो है वो एमसीए की वेबसाइट पे उसको जो है उसको फाइल करता है। और देन जो है विदिन 1 मंथ जो है 1 महीने के अंदर जो है आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरह से रजिस्टर्ड होके आ जाता है। तो पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो जाता है और ये विशेषज्ञ हमारे बता रहे हैं, और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिद्बा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा। एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। और भी कई प्रश्न हैं, लेकिन हम कुछ ही प्रश्न लेंगे और उसके बाद अंतिम दौर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन यहां एक और प्रश्न आपके सामने रखते हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाइए एक प्रश्न सुनने के लिए। उसके बाद हम आपकी तरफ आएंगे और आपसे उत्तर पूछेंगे। तो FPO के माध्यम से महिला पुरुष क्या क्या कार्य कर सकते हैं, जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। FPO के माध्यम से महिला पुरुष क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए, नहीं तो हम आपसे पूछेंगे और फिर आप बताएंगे। जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या क्या काम करते हैं आप लोग, महिला और पुरुष? खेती करते हैं सर हम लोग। FPO के माध्यम से? FPO के माध्यम से। क्या नाम है आपका? जयशंकर प्रसाद। और क्या करते हैं? खेती करते हैं सर। ठीक है, खेती करते हैं। तो देखिए FPO के माध्यम से जयशंकर बता रहे हैं। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है। और आप बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है, जल्दी से। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश, बताइए। सब्जी की खेती करते हैं और फूल का खेती करते हैं। सब्जियों की खेती करते हैं, फूल की खेती करते हैं राजेश। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है। आप बताना चाह रहे हैं, जल्दी से विजयपाल जी खड़े हो जाइए। FPO के माध्यम से क्या करते हैं महिला पुरुष? जिसको जो सुविधा हो, जैसे महिला अगर कुछ करना चाहती है, कोई धंधा अपना, तो लोन लेके उसमें FPO से कर सकती है। पुरुष अगर चाहे तो वो भी कर ले सकता है, कोई दुकान हो, कुछ भी कर सकता है। तो FPO के माध्यम से कई सारे काम कर सकते हैं। विजयपाल बहादुर ये बता रहे हैं। हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और उनसे जान लेते हैं कि FPO के माध्यम से पुरुष और महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। साथ ही किसने दिया है सही जवाब, किसको नवाजा जाए किसान कप से, ये भी वो तय करें। जल्दी से। इसका एक मोटा सा आंसर तो यही है कि खेती से संबंधित आप सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। अब चाहे वो आप सब्ज़ी का उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं चावल का, सीरियल पल्सेस का कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, कुक्कुट पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, फूलों की खेती कर रहे हैं, प्रसंस्करण कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप इसमें सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो विजय जी ने इसका जवाब सही दिया है। विजयपाल बहादुर आ जाइए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका, क्योंकि इनको दिया जा रहा है किसान कप और इन्होंने दिया है सही जवाब, इसलिए बायो फर्टिलाइजर और किसान का से आपको नवाजा जा रहा है। तो देखिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जो इस मंच पर चल रहा है। और इस मंच का अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछते हैं और आप अगर सही जवाब देते हैं तो अंतिम विजेता को हम किसान कप और बायो फर्टिलाइजर से नवाजेंगे। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं FPO से किसानों को क्या लाभ है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। FPO से किसानों को क्या लाभ होता है, जल्दी से बता दीजिए और पाइए किसान कप। ये महिला किसान है, देखिए ये बताना चाह रही हैं, तो इसलिए आप आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? चंदा जी। चंदा जी बताइए। खाद भी सस्ता में मिल जाए और दवाई सब्जी। चलिए ठीक है, बैठिए चंदा जी। और भी हैं कोई किसान तो जल्दी से बताइए और पाइए किसान कप। जल्दी से उठ जाइए और बताइए। देखिए यहाँ बता रहे हैं, नाम बताइए अपना। पलकधारी यादव। पलकधारी यादव जी जी। जो काम हम अकेले खुद किसानी करके उतना लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो FPO के द्वारा हमको मिल जाता है। बहुत अच्छी बात। और साथ ही साथ हमको जो सरकार की सुविधाएं हैं वो भी अच्छी तरह से मिल जाती हैं। और जो हम अपना माल भी बेचना चाहते हैं वो भी सुविधा ढंग से बिक जाता है। ये सारी सुविधाएं हमको तो जो काम अकेले नहीं कर पाते वो FPO के माध्यम से करते हैं। पलकधारी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और भी एक युवा किसान है जो बताना चाह रहे हैं कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत सिंह है। हाँ विश्वजीत, जीत लीजिए आज किसान कप। हाँ एक्चुअली तो FPO एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, तो उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सीड्स वगैरह खरीदने हैं तो हम कम कॉस्ट पे खरीद सकते हैं। और अगर जब हमारा फार्मिंग कर लेते हैं और हम बेचना चाहें तो उसको अपने रेट पे हम बेच सकते हैं। और इसके अलावा हम वहाँ से लोन वगैरह भी ले सकते हैं। अगर 10-11 किसान हैं तो उसके साथ हमें 15 लाख तक का ब्याज मतलब लोन मिल जाता है 3 साल के लिए। ठीक है, तो देखिए विश्वजीत बता रहे हैं कि क्या लाभ होता है FPO से। और ये अंतिम प्रश्न था हमारा इस मंच पर। हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास और जान लेते हैं अंतिम कप और बायो फर्टिलाइजर किसका है, ये वो तय करें। साथ ही इसके बारे में बेहतर जानकारी भी वो दें बहुत ही संक्षेप में। हमारे जो किसान भाइयों ने जो जवाब दिया है उसमें पलकधारी जी ने
बड़ा क्या कहते हैं सुदृढ़ जवाब दिया है। उनको आपके कप और उसके लिए सम्मानित करना चाहेंगे। जोरदार तालियां पलकधारी जी के लिए। आइए और पाइए किसान कप, क्योंकि दिया है आपने सही जवाब और आपको दिया जाता है बायो फर्टिलाइजर और किसान कप। बहुत ही संक्षेप में मैं कहूंगा विशेषज्ञों से कि एफपीओ से जुड़ने के लाभ जल्दी से बता दीजिए हमारे दर्शकों और हमारे किसानों को। जी बिल्कुल, मैं आप सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने एफपीओ का नाम लिया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से ये आप एक लकड़ी के बंडल में बन जाते हैं, जिससे आपको कोई वेंडर तोड़ नहीं सकता है, आपके सामान का औना पौना दाम लेके आपसे खरीद नहीं सकता है। आपके उत्पाद का आपको सही मूल्य मिलेगा और आप क्या कहते हैं अपने बनारस जिले के ही स्तर से नहीं, आप अपने क्या कहते हैं उत्पाद को विश्व तक में कहीं भी क्या कहते हैं इसका व्यापार कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल आपके बनारस का एफपीओ प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि आपके यहाँ से जीआई हुआ आम, लंगड़ा आम, वो गल्फ कंट्रीज में भेज रहा है और आपके यहाँ की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी का जो मिर्च है आपका, वो भी आपकी गल्फ कंट्रीज में जा रहा है, जिसको उस एफपीओ को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग ऐसे संगठित होकर काम करेंगे तो जरूर से आपको क्या कहते हैं गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम का लाभ भरपूर होगा और आप संगठित रहेंगे। तो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे स्कीम का लाभ आपको होगा, ये विशेषज्ञ हमारे बता रहे थे आपको। और जितने सवाल एफपीओ से जुड़े हुए हमने आपसे पूछे, उसका जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार आप बने। और हमारे साथ इस मंच पर हमारे विशेषज्ञ जुड़े और उनके लिए जोरदार तालियों से शुक्रिया अदा कीजिए उनका। और इतने सारे किसान भाई बहन भी हमारे साथ जुड़े, तो जोरदार तालियों से आप अपना भी शुक्रिया अदा कीजिए। तो फिर किसी नई योजना के साथ, नई जानकारी के साथ, नई जगह से हम फिर होंगे हाजिर।